हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिपेयर एंड मेंटेनेंस बिल्डिंग का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। जो चैप्टर नंबर 3 है वो मेनली आपका डिफेक्ट्स के बारे में है। बिल्डिंग में जो भी डिफेक्ट्स आते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, डिफेक्ट्स किस प्रकार से डिफेक्ट्स आते हैं, ठीक है, उनके क्या क्या स्टेजेस होते हैं, ठीक है, और उनकी रेमेडी क्या है, कैसे उनको हम दूर कर सकते हैं। तो डिफेक्ट के बारे में हम टोटल होल स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो अगर हम सबसे पहले देखें तो कंस्ट्रक्शन जो डिफेक्ट्स है उसको हम मेनली 3 अलग अलग कैटेगरीज में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए जो आता है वो आपका प्री कंस्ट्रक्शन होता है, फिर प्री कंस्ट्रक्शन के बाद ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन होता है, और तीसरा पोस्ट कंस्ट्रक्शन होता है। प्री कंस्ट्रक्शन का क्या सेंस है, अगर कोई बिल्डिंग अभी बनी ही नहीं है तो उसके पहले की चीजें जो आती हैं वो प्री कंस्ट्रक्शन आती हैं। ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन कहने का सेंस ये है कि बिल्डिंग जो है वो बिल्डिंग अभी बन रहा है, ठीक है, वो हमारा आ गया ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन में। और पोस्ट कंस्ट्रक्शन क्या है, बिल्डिंग हमारी बन के टोटल कंप्लीट हो चुकी है उसके बाद की चीजें आती है, ठीक। तो बिल्डिंग में मेनली जो डिफेक्ट्स आते हैं वो मेनली 2 तरीके के सबसे बड़े डिफेक्ट्स आते हैं। पहला डिफेक्ट क्या है, पहला जो हमारा डिफेक्ट होता है, पहला डिफेक्ट हमारा क्रैक होता है, और दूसरा डिफेक्ट हमारा क्या होता है, दूसरा हमारा डैम्पनेस होता है, ठीक। तो आपने देखा जैसे कि हमने क्या किया, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला हो गया प्री कंस्ट्रक्शन, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन एंड पोस्ट कंस्ट्रक्शन। 3 तरह के कंस्ट्रक्शन में हमने बिल्डिंग को डिवाइड कर दिया। अब इन 3 तरह के कंस्ट्रक्शन में 2 तरह के डिफेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। पहला क्या हो गया, क्रैक्स हो गया, और दूसरा डैम्पनेस हो गया, ठीक है। आगे आते हैं। अब देखिए सबसे पहले क्रैक्स के बारे में पढ़ते हैं कि क्रैक्स क्या होता है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं क्रैक्स क्या है, एक कॉमन ऑकरेंस है, एक बहुत कॉमन टाइप का ही टर्म है जो कि बिल्डिंग में कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आप कितने भी अच्छी तरीके से अगर अपने बिल्डिंग को बनाते हैं, उसमें कितने भी अच्छे से वर्कमैनशिप करते हैं या फिर जो आपका मटेरियल है आप उसको करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको क्रैक्स देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। क्रैक्स के लिए क्या करना पड़ता है, हमके हमारे पास जितने भी प्रिवेंशन मेजर हैं उन सारे प्रिवेंशन मेजर को यूज करना पड़ता है क्रैक्स से बचने के लिए, ठीक है। आप जैसे कि जानते हैं जो हमारी आरसीसी होती है, रीइंफोर्समेंट कंक्रीट सीमेंट, इनमें हम क्या करते हैं, इनमें हम रीइंफोर्समेंट का यूज करते हैं, इनमें हम बार्स का यूज करते हैं। जितने टाइप्स के जो बार होते हैं उन सारे के सारे जो बार होते हैं उन बार्स का अपना क्या होता है, अपना स्ट्रेस होता है, ठीक है। बार्स क्या होते हैं, कम मजबूत होते हैं आरसीसी की तुलना में। आरसीसी क्या होते हैं, ज्यादा मजबूत होते हैं। अब आपने पढ़ा होगा टेंशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर, ठीक है। जैसे कि जो बिल्डिंग के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे बीम हो गया, बीम में क्या होता है, टेंशन मेंबर होता है, कंप्रेशन मेंबर होता है, ठीक है। तो वहां पे हम जो बार्स प्रोवाइड करते हैं, बार्स प्रोवाइड करने की वजह से क्या होता है, बार्स हालांकि मौसम के अकॉर्डिंग वो हल्का फुल्का बढ़ते घटते रहते हैं। जैसे गर्मी की बात करें तो इन सब में क्या होता है, हल्का सा ये बार एक्सटेंड हो जाता है, और वही ठंडी की बात करें तो ये जो बार होता है वो हल्का सा क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इस प्रोसेस की वजह से स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। और स्ट्रेस क्या करता है, स्ट्रेस प्रोड्यूस होने की वजह से वो वहां पे मूवमेंट चाहता है, वो वहां पे मूवमेंट चाहता है घूमने के लिए, जो कि मूवमेंट पॉसिबल है नहीं, क्योंकि जो बार से वो कंक्रीट में फंसा हुआ है, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर वो बढ़ने या घटने की कोशिश करेगा और बार बार ये रिपीटेटिव प्रोसेस होगा तो कहीं ना कहीं कंक्रीट में दरार बनना निश्चित ही है, ठीक है। अब देखिए, अब जो ये स्ट्रेसेस होते हैं ये आपके जैसे टेंजाइल स्ट्रेसेस होते हैं और शियर स्ट्रेसेस होते हैं, ठीक है। तो टेंजाइल और शियर स्ट्रेसेस अगर ये आपके बार बार किसी मटेरियल में होंगे तो क्रैक्स डेवलप होना जाहिर सी बात है। अब बात आती है टेंजाइल स्ट्रेस की, क्या बात होती है, तो किसी भी बॉडी में टेंशन की वजह से जो स्ट्रेस आता है वो आपका टेंजाइल स्ट्रेस होता है। दूसरी बात आती है शियर स्ट्रेंथ, क्या होता है, शियर फोर्स की वजह से जो भी स्ट्रेंथ आता है वो आपका शियर स्ट्रेंथ आता है। शियर स्ट्रेंथ हम आपको पता है ये कटाव बल होता है, ठीक है। शियर फोर्स, जो बल किसी एक दूसरे को काटने की कोशिश करते हैं वो क्या कहलाता है, हमारा शियर फोर्स कहलाता है, ठीक है।
अब जैसे हम अपने इंडिया की बात करें, अपने कंट्री की बात करें, तो हमारा जो कंट्री है वो क्या है, वो ट्रॉपिकल रीजन में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक चेंजेस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। एटमॉस्फेरिक चेंज करने का सेंस क्या है, हमारे वहाँ गर्मी का मौसम भी होता है, ठंडी का मौसम भी होता है, बरसात का मौसम भी होता है, ठीक है। तो हमारे वहाँ मौसम क्या होता है, चेंज होता है। मौसम चेंज होने की वजह से दो सबसे मेन फैक्टर होते हैं बिल्डिंग के लिए, पहला टेम्परेचर, दूसरा ह्यूमिडिटी। वो क्या होता है, वो चेंज होते रहता है। इस वजह से हमें ऐसे मटेरियल को अवॉइड करना चाहिए जो बिल्डिंग में एक्सपेंशन के लिए और कॉन्ट्रैक्शन के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो। मतलब बिल्डिंग में ऐसे मटेरियल को यूज नहीं करना चाहिए जो मौसम के अनुसार अपनी प्रॉपर्टी को चेंज कर ले। हमको ऐसे मटेरियल्स का यूज करना चाहिए जो मौसम के अनुसार अपनी प्रॉपर्टी को एक जैसे रखें, ठीक है। और एक चीज और है, और उसमें ऐसे मटेरियल का प्रयोग करना चाहिए जिनमें थर्मल जो है, थर्मल एक्सपेंशन कम से कम हो। और दूसरा बात आता है मॉइस्चर, उसमें क्या हो, मॉइस्चर का भी मूवमेंट कम से कम हो, मॉइस्चर उसमें ज्यादा ना हो, ठीक है। मॉइस्चर उसमें क्या हो, नॉर्मल हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो बिल्डिंग का हमारा स्ट्रक्चर का डिजाइन है, स्ट्रक्चर का डिजाइन भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। हम अक्सर देखते हैं कि हमारा मटेरियल सही है, वर्कमैनशिप सही है, सब कुछ सही है, लेकिन ड्यू टू रॉन्ग कंस्ट्रक्शन या फिर रॉन्ग डिजाइन, फॉल्स डिजाइन, ठीक है। तो कभी कभी फॉल्स डिजाइन की वजह से डिजाइन फेलियर हो जाता है, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर अच्छा से अच्छा डिजाइन रहेगा तो क्या करता है, बिल्डिंग में रेजिस्टेंट जो होता है बिल्डिंग जो रिस्ट्रेन होता है कंस्ट्रक्शन के लिए या फिर एक्सपेंशन के लिए, वो क्या होता है, वो काफी हद तक कम हो जाता है डिजाइन के लिए। तो डिजाइन भी क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। अगले पे आते हैं। अब देखिए अगर बिल्डिंग में किसी भी टाइप्स का क्रैक होता है तो इसमें बताया गया है कि क्रैक्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो क्रैक्स को हम मेनली क्या कर सकते हैं, दो तरीके के चीजों में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है स्ट्रक्चरल क्रैक और दूसरा होता है नॉन स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल को हम बोलते हैं संरचनात्मक क्रैक्स। संरचनात्मक क्रैक्स मतलब क्या होता है, एक स्ट्रक्चर को बनाते टाइम जो गलतियां की जाती हैं उसकी वजह से जो क्रैक्स आता है वो आपका स्ट्रक्चरल क्रैक होता है। तो स्ट्रक्चरल क्रैक का जो सबसे मेन रीजन होता है वो क्या होता है, इनकरेक्ट या फॉल्स डिजाइन की वजह से होता है। जो आप बिल्डिंग का डिजाइन गलत बना रहे हैं तो उस गलत डिजाइन की वजह से इस प्रकार की दिक्कतें होती हैं। अगला आता है फॉल्टी कंस्ट्रक्शन और ओवरलोडिंग। देखिए आपका डिजाइन गलत रहेगा तो भी आपके बिल्डिंग में क्रैक्स आएंगी। अगर आपने कंस्ट्रक्शन ही गलत तरीके से किया है तो जाहिर सी बात है, अगर आपने कंस्ट्रक्शन ही गलत किया है तो बिल्कुल बिल्डिंग आपका क्या हो जाएगा, बिल्डिंग आपके कोलैप्स होने की कंडीशन में आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं ओवरलोडिंग की। अगर आपने बिल्डिंग में ओवरलोडिंग कर रखा है, जैसे बिल्डिंग आपने नॉर्मली 5 लोग के रहने के लिए बनाया, 4 लोग के रहने के लिए बनाया, तो हम उस 4 लोग के अनुसार ही उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालेंगे, 4 लोग के अकॉर्डिंग ही हम पूरी बिल्डिंग को डिजाइन करेंगे, ठीक है। लेकिन बिल्डिंग पे अगर काफी ज्यादा लोड बहुत देर समय तक आ रहा है तो बिल्डिंग में कोलैप्स होना क्या है, जाहिर सी बात है। दूसरा देखिए आता है, अब देखिए स्ट्रक्चरल क्रैक का आप एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ 2 बड़े बड़े जंगले दे दिए गए हैं और उनके बीच में एक छोटा सा कॉलम टाइप का स्ट्रक्चर दिया गया है। तो कहने का सेंस क्या है, 2 बगल बगल में ज्यादा ओपनिंग्स दे दी गई हैं और उन सबका लोड, जो वॉल्स का लोड है, जो ऊपर स्लैब का लोड है, वो एक छोटे से कॉलम पे आ रहा है, जिसकी वजह से देखिए वहां पे क्या हुआ है, कोलैप्स हो गया है। दूसरा आता है नॉन स्ट्रक्चरल रीजन। नॉन स्ट्रक्चरल रीजन जो होते हैं असंरचनात्मक, ये हमारे हाथ में नहीं होता है। ये मेनली जो बिल्डिंग के अंदर स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है मौसम को के चेंज होने की वजह से मौसम कभी गर्म मौसम है, कभी ठंडा मौसम है, कभी बरसात का मौसम है, कभी पतझड़ का मौसम है। तो मौसम के चेंज होने की वजह से क्या होता है, टेम्परेचर चेंज होता है। टेम्परेचर चेंज होने की वजह से क्या होता है, जो हमारे मटेरियल्स होते हैं उसमें स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होता है। स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होने के कारण वो या तो एक्सपेंशन करते हैं या तो कंस्ट्रक्शन करते हैं। ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में जो भी उसमें स्ट्रेस अंदर मौजूद है, बिल्डिंग के अंदर जो भी मटेरियल में स्ट्रेस प्रोड्यूस है, वो क्या करते हैं, वो बढ़ने घटने की कोशिश करते हैं, जिनकी वजह से नॉन स्ट्रक्चरल क्रैक्स देख सकते हैं। नॉन स्ट्रक्चरल क्रैक्स कहने का सेंस ये, जैसे जो दीवार होती है, दीवार में कंस्ट्रक्शन अच्छे और डिजाइन अच्छे से होने के बाद भी उनमें क्या होता है, क्रैक्स पड़ जाते हैं। कभी कभी आप देखते हैं जो हमारा स्लैब होता है उसमें से क्रैक्स पड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये सब आ जाते हैं क्रैक्स के टाइप में, ठीक है। अब हम आगे आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे।
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रैक्स, क्रैक्स के क्लासिफिकेशन के बारे में, तो क्रैक्स के जो क्लासिफिकेशन आपके होते हैं वो विड्थ, अगर हम विड्थ की बात करें, विड्थ मतलब क्या होती है, चौड़ाई होती है। चौड़ाई के आधार पे करें तो हम इसको 3 तरह के चीजों में बांट सकते हैं। पहला आता है थिन क्रैक। थिन क्रैक हम तब बोलेंगे जब वो 1 मिलीमीटर से क्या हो, कम हो। मीडियम क्रैक हम तब बोलेंगे जब 1 से 2 मिलीमीटर के बीच में हो। और वाइड क्रैक हम तब बोलेंगे जब वो 2 मिलीमीटर से ज्यादा हो। ठीक है, तो ये 3 तरह के क्रैक्स होते हैं विड्थ के आधार पे, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। अब आ जाते हैं आगे, कॉमन साइट ऑफ क्रैक्स। बिल्डिंग में ऐसे कौन कौन से साइट हैं, ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जहां पे क्रैक्स बहुत आसानी से डेवलप हो सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए, बिल्डिंग में या तो जो क्रैक्स हो सकती है वो हॉरिजॉन्टल हो सकती है, या वर्टिकल हो सकती है, या डायगोनल हो सकती है। अब आप जानते हैं बिल्डिंग में बहुत सारे तरीके के वॉल्स दिए जाते हैं, तो वॉल्स जो होते हैं हमारे वो वर्टिकल्स होते हैं। तो वर्टिकल वॉल्स में बहुत आसानी से ये सारी चीजें आ सकती हैं। वर्टिकल आपका कॉलम होता है उसमें आ सकता है। ठीक है, दूसरा आता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में आपका क्या होता है, हॉरिजॉन्टल में हम अपना स्लैब देते हैं, स्लैब देते हैं और बीम देते हैं, तो उनमें इस तरह की दिक्कत आ सकती है। तीसरा आता है डायगोनल। डायगोनली में क्या होता है, डायगोनली में भी आपका वॉल आता है। ठीक है, वॉल आपका क्या होता है, डायगोनल ही हो तो एलिमेंट है ना। या तो आप कोई वर्कशॉप में आप देख लीजिए, वर्कशॉप में भी डायगोनल मेंबर यूज किया जाता है। ठीक है, तो डायगोनली भी क्रैक आ सकता है। ये 3 सबसे मेन होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्रैक आता है वो स्ट्रेट क्रैक आता है। जो क्रैक होगा वो बिल्कुल सीधा होगा। फिर उसके बाद आता है टूथ। टूथ का आने का सेंस क्या है, जैसे हमारे दांत हैं, एक ऊंचा एक नीचा, एक नीचा एक ऊंचा, मतलब बिना किसी शेप के ऊंचा नीचा ऊंचा नीचा ऊंचा नीचा उस तरह आ सकते हैं। नेक्स्ट फिर हमारा आता है स्टेप्ड। जैसे आप सीढ़ी देखते हैं कि एक ऊंचा है, फिर नीचे फिर नीचे फिर नीचे, मतलब स्टेप अप हो रहा है या फिर स्टेप डाउन हो रहा है। तो इस तरह के भी कॉमन क्रैक्स बिल्डिंग में देख सकते हैं, या तो वो स्टेप अप होते रहेंगे या तो वो स्टेप डाउन होते रहेंगे। फिर तीसरा आता है मैप पैटर्न। मैप पैटर्न करने का सेंस क्या है, जैसे हम लोग किसी शहर का मैप देखते हैं तो क्या होता है, किसी एक सोर्स से बहुत सारे रास्ते निकले रहते हैं, तो वो होता है मैप पैटर्न। किसी एक जगह से बहुत सारे क्रैक्स जो होंगे वो डेवलप हो जाएंगे। जैसे आप शीशे में देखिए, आप किसी भी ग्लास में होता है आपका, वो आपका मैप क्रैक होता है। ठीक है, एक सेकंड, पेज कहां चला गया। ठीक है, वो आपका क्या होता है, मैप क्रैक होता है। और आगे अगर हम बात करें रैंडम की, तो रैंडम में क्या होता है, रैंडम का सेंस क्या होता है, बहुत मनमानी तरीके से, उसमें कोई भी फिक्स साइज फिक्स शेप नहीं होता है रैंडम में। रैंडम में क्या होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है रैंडम में। ठीक है ना, रैंडम में कोई भी जो शेप, कोई भी जो हमारा क्रैक्स है वो किसी भी तरफ किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। फिर उसके बाद देखिए आता है यूनिफॉर्म थ्रू आउट, नैरो एट इन एंड ग्रेजुअली वाइडिंग एट अदर। यूनिफॉर्म क्या हो सकता है, पहला क्या है इसमें, यूनिफॉर्म थ्रू आउट। यूनिफॉर्म थ्रू आउट मतलब जो क्रैक्स होगा वो बिल्कुल एक समान बढ़ते जा रहा है, एक समान बढ़ते जा रहा है। ठीक है, और अगला क्या बता रहा है, अगला बता रहा है नैरो एट वन एज, मतलब एक एज पे क्या होगा, जहां से क्रैक्स चालू हुआ है वहां बहुत पतला होगा, लेकिन जैसे 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 क्रैक्स बढ़ते जाएगा वैसे वैसे उसकी विड्थ, उसकी चौड़ाई क्या होगी, बढ़ते जाएगी। ठीक है, तो ये आपके जो क्रैक्स हो गए, क्रैक्स के ये कॉमन टाइप्स हो गए, जितने भी क्रैक्स हैं। ठीक है, इसके बाद हम अगर देखें तो, ठीक है, तो आपने यहाँ पे देख लिया ये 3 6 2 8 2 10, ये मेनली 10 टाइप्स के क्रैक्स हैं जो हमको बिल्डिंग में देखने के लिए मिलते हैं। और 10 को हमने क्या किया, काफी अच्छी तरीके से 10 को हमने पढ़ लिया। ठीक है, ये 10 क्रैक्स जो हैं ये काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम आगे आते हैं क्रैक्स में टाइप के। अब देखिए प्रिंसिपल काजेज ऑफ क्रैक। क्रैक्स तो अभी आपने देख लिया क्या होता है, किस प्रकार से होता है, कैसे बिल्डिंग में अकर होता है। अब वो मेन रीजंस क्या है, मेन कॉज क्या है, फॉलोइंग है। सबसे पहला क्या है, ड्राई श्रिंकेज। ड्राई श्रिंकेज की वजह से होता है बिल्डिंग में, मतलब जैसे मॉइस्चर की अगर बहुत ज्यादा कमी हो गई हो, बिल्कुल बिल्डिंग सूखने लगा हो, बिल्डिंग के कंपोनेंट्स बिल्कुल सूखने लगे हो, तो कोई भी चीज जब बहुत ज्यादा सूखेगा तो क्या होगा, वो ड्राई होके श्रिंक हो जाएगा, ड्राई होके फटने लगेगा। नेक्स्ट क्या है, थर्मल मूवमेंट।
थर्मल मूवमेंट से क्या होता है, किसी भी चीज में अगर हम टेम्परेचर बहुत ज्यादा कर दें, टेम्परेचर अगर बिल्डिंग का बहुत ज्यादा कर दें, जैसे आप देखें अगर किसी कंक्रीट के पार्ट्स को अगर हम जलाते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर उसमें बढ़ता है और वो एक्सप्लोड कर जाता है। ठीक है, तो इसमें ये भी रीजन है थर्मल मोमेंट की वजह से कि अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। और भी इसमें रीजन है, कंक्रीट क्या होता है, कंक्रीट भी हल्का फुल्का उसमें मूवमेंट आता है, लेकिन कंक्रीट में सबसे ज्यादा मूवमेंट आता है बार्स की वजह से, जो बार हम उसमें प्रोवाइड किए हैं। तो थर्मल मूवमेंट जो भी है वो भी एक क्या है, वो प्रिंसिपल काज वो भी है क्रैक्स का। आगे हम बात करते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन के बारे में। इलास्टिक डिफॉर्मेशन आप जानते हैं, इलास्टिक डिफॉर्मेशन बिल्डिंग में क्या होता है, जो भी मेटल्स होते हैं, सारे मेटल्स में क्या होता है, उनका इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। अगर हम बात आरसीसी की करते हैं तो आरसीसी में भी इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, बट वो नेग्लिजिबल होता है, वो काफी ज्यादा कम होता है, ठीक है, मेटल्स की तुलना में। लेकिन अगर हम मेटल्स की बात करते हैं तो मेटल में इलास्टिक डिफॉर्मेशन होना एक बहुत नॉर्मल सी बात है। जितने भी टाइप्स के मेटल होते हैं वो सब क्या होते हैं, उन सब में स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होते हैं। और जब स्ट्रेस, जैसे आपने हुक का नियम पढ़ा होगा, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, हुक का नियम कहलाता है अंडर इलास्टिक लिमिट। लेकिन जब हमारा तो ये वाला भी रीजन है। आगे आता है क्रीप। क्रीप क्या है, क्रीप का सेंस ये है कि बिल्डिंग में क्या है, बिल्डिंग में बहुत सारे प्रकार के क्या होते हैं, डिफॉर्मेशंस होते रहते हैं। तो अगर कोई भी डिफॉर्मेशन बार बार अगर वो डिफॉर्मेशन हो रहा है तो क्या करता है, वो क्रीप का रूप ले लेता है। धीरे धीरे वो चीजें कहीं से बढ़ेंगी और आगे चल के बहुत बड़ी हो जाएंगी, तो वो आपका क्रीप आ गया। नेक्स्ट हमारा आता है केमिकल रिएक्शन। ठीक है, बिल्डिंग में क्या होता है, बहुत सारे तरह के केमिकल्स रिएक्शन होते हैं। जैसे आप जानते हैं कि जो हमारा सीमेंट है, सीमेंट में क्या होता है, सीमेंट में हमारा ऑलरेडी बहुत सारे तरह की चीजें मिली रहती है, जैसे कैल्शियम हो गया, उसमें सिलिका हो गया, एल्यूमिना हो गया, आपका वाटर हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, उसके बाद आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। तो कई सारी चीजें उसमें मिली रहती हैं बिल्डिंग्स में। और भी कई सारे तरह के पेंट्स होते हैं, वार्निश होते हैं, उसमें बहुत सारे मेटल्स के पार्ट होते हैं, कई सारी चीजें से मिल के जो बिल्डिंग बनता है। तो कभी कभी ये भी होता है कि बिल्डिंग्स में क्या होता है, बिल्डिंग बनने के बाद हम उसमें आप देखते हैं कि क्यूरिंग करते हैं। तो जब क्यूरिंग करते हैं तो क्यूरिंग इसलिए करते हैं कि जो बिल्डिंग की हीट है, जो सीमेंट के अंदर रिएक्शन हो रहा है, तो उसकी वजह से जो भी हीट जनरेट हो रही है वो हीट बाहर आ जाए। ठीक है, वो हीट क्या हो जाए, बाहर आ जाए। लेकिन कभी कभी ऐसा क्या होता है कि वो एक एक्सेस हो जाता है। ठीक है, वो अपने लिमिट से क्या हो जाता है, एक्सेस हो जाता है। तो एक्सेस होने के कारण भी क्या होता है, इस तरीके की दिक्कतें आती हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि बिल्डिंग आज बन रहा है तो आज ही एक्शन हो रहा है। जो केमिकल सेक्शन होते हैं ये इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि एक दिन में ये खत्म नहीं होते हैं, दसों साल तक इनका रिएक्शन बना रहे हैं। और अगर हमने फाउंडेशन को अपने मजबूत नहीं किया, अगर हमने सॉयल बियरिंग कैपेसिटी नहीं निकाली, सॉयल का अच्छे से सॉयल टेस्ट नहीं किया, सॉयल टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना लोड हमको चाहिए हमने उससे ज्यादा लोड दे दिया, या हमने एक्सेस कुछ वहां पे लोड के लिए इम्प्रूवमेंट नहीं किया, तो क्या होगा, फाउंडेशन मूवमेंट होना ही होना है। और अगर फाउंडेशन में किसी भी प्रकार का मूवमेंट होगा तो वहां की जो सॉयल होगी वो सेटल हो जाएगी। वैसे सबसे पहले तो सॉयल सेटल होती है, फिर फाउंडेशन का मूवमेंट आता है। इसमें थोड़ा सा उल्टा लिखा है। सेटलमेंट ऑफ सॉयल का मतलब क्या है, जैसे कि आप सॉयल जानते हैं, सॉयल में दो तरीके का प्रोसेस होता है, एक कंपैक्शन होता है, एक कंसोलिडेशन होता है। तो कंपैक्शन जो प्रोसेस है, कंपैक्शन तो हमारा क्या होता है, ये हमारा मैनमेड प्रोसेस है, इसको हम बहुत आसानी से मैनमेड तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कंसोलिडेशन की, तो कंसोलिडेशन क्या होता है, कंसोलिडेशन एक नेचुरल प्रोसेस होता है और इसको होने में क्या है, 100 साल लग जाते हैं। तो अगर आपने अच्छे से कंपैक्शन नहीं किया है सॉयल का, तो उसमें पूरा चांस है कि आगे चल के फ्यूचर में कंसोलिडेशन हो। कंसोलिडेशन होने के कारण क्या होता है, जो सॉयल होती है वो उसके मॉलिक्यूल्स और पास आ जाते हैं, और पास आ जाते हैं। तो सॉयल क्या होता है, सॉयल का वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम और ज्यादा बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, एरिया कम हो जाता है।
जिसकी वजह से क्या होता है, सेटलमेंट ऑफ सॉयल होता है। तो सेटलमेंट ऑफ सॉयल क्या होता है, सॉयल बैठ जाती है। सॉयल के बैठने की वजह से क्या होता है, जो उसमें स्ट्रक्चर्स बने होते हैं बहुत ज्यादा उम्मीद है वो भी बैठ जाएं, ठीक है, इसके कारण भी होता है। नेक्स्ट जो आपका रीजन है वो क्या है, वो ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन है। ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन कहने का सेंस क्या है, अक्सर हम देखते हैं हमारे घरों में जो भी होने के कारण हम अक्सर उसमें देखते हैं, उसमें पीपल का पेड़, नीम का पेड़ या किसी भी प्रकार के वेजिटेशन, हरे भरे चीजें उसमें उगने लगती हैं। अब देखिए इस दुनिया में जो भी हरी भरी चीजें हैं वो सब क्या है, वेजिटेशन के कैटेगरी में आता है। तो उसमें क्या है, उसमें वेजिटेशन होने लगता है। तो इस चीज का भी ध्यान हमको रखना पड़ता है कि अगर बिल्डिंग में हमारे एक लिमिट से ज्यादा मॉइस्चर हो जाएगा तो उसमें वेजिटेशन ग्रोथ करने लगेगा। वेजिटेशन ग्रोथ भी क्या है, बहुत बड़ा एक प्रिंसिपल काज है क्रैक का, क्योंकि जब वो वेजिटेशन ग्रोथ होगा तो वो अपने जड़ों को मजबूत करेगा। जड़ों को मजबूत करने के लिए अपने वो सोर्स जो रूट्स हैं और उनको अंदर पुश करेगा, जिसकी वजह से क्रैक्स होना जाहिर सी बात है। अब देखिए, अब यहाँ पे 1 बाय 1 चीजें दे दी गई हैं कि जैसे ड्राई श्रिंकेज क्या होता है। तो ड्राई श्रिंकेज में क्या होता है, जो हमारा कंक्रीट का मिक्सचर होता है, ठीक है, वो कैपिलरी एक्शन के कारण क्या होता है, जो उसमें टेंजाइल स्ट्रेस होता है वो क्या होता है, टेंजाइल स्ट्रेस के कारण वो कभी बढ़ता रहता है कभी घटता रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा ड्राइंग श्रिंकेज होता है, ठीक है। जब एक टाइम के बाद क्या होता है, बिल्डिंग से मॉइस्चर खत्म हो जाता है तो उसमें कैपिलरी एक्शन जो होता है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है, मतलब वाटर का फ्लो अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है, ठीक है, जिसकी वजह से ड्राइंग श्रिंकेज होता है। इसमें इसके कई सारे रीजंस होते हैं, जैसे सीमेंट हो गया, वाटर कंटेंट हो गया, जो हमारा मैक्सिमम साइज हो गया, ठीक है। ग्रेडिंग की अगर हम बात कर लें, क्वालिटी ऑफ एग्रीगेट की बात कर लें कि एग्रीगेट की हमारी क्वालिटी कैसी है, कहाँ से एग्रीगेट ला रहे हैं, एग्रीगेट का साइज क्या है, ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बिल्डिंग में बहुत ज्यादा फाइन एग्रीगेट हो, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन क्या है, जो हम सीमेंट यूज कर रहे हैं उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, जो हमारा कंक्रीट है, जो हमारा फ्रेश कंक्रीट है, फ्रेश कंक्रीट का टेम्परेचर कितना है, हमारी ह्यूमिडिटी कितनी है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है सराउंडिंग, ठीक है। तो ड्राई श्रिंकेज के दिक्कतें आएंगी। अब देखिए, अब आप ड्राई श्रिंकेज का एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पे क्या देख सकते हैं, पहला क्या है, रिस्ट्रेन ड्राई श्रिंकेज की वजह से कितने सारे क्रैक्स जो हैं, ये रैंडम क्रैक्स देखिए बिल्डिंग में डेवलप हो गए हैं। दूसरा क्या है, अनरिस्ट्रेन्ड है, इसको रिस्ट्रेन नहीं किया गया, फ्रीली छोड़ दिया गया है, ठीक है। फिर भी इसमें क्या है, ड्राई श्रिंकेज काफी ज्यादा आ गए हैं। तीसरा आप यहाँ पे देख सकते हैं, तीसरा आप यहाँ दीवार पे देख सकते हैं कि क्या जो बीच में लाइनिंग गई है येलो कलर की, उसके बगल में क्या है, पूरे के पूरे क्रैक्स आ गए हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो आपका आता है थर्मल मूवमेंट आता है। तो जैसे कि आप जानते हैं जितने भी टाइप्स के मटेरियल्स होते हैं वो क्या करते हैं, हीट होने पे बढ़ते हैं और कूल होने पे घटते हैं, मतलब उसमें कंस्ट्रक्शन और एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है ना। तो ये जो डिपेंड करता है उनका एक्सपेंशन और कंस्ट्रक्शन, ये सबसे ज्यादा जो डिपेंड करता है वो टेम्परेचर वेरिएशन पर डिपेंड करता है, उनके डायमेंशन पे डिपेंड करता है, थर्मल कॉफिशिएंट जो होता है उस पर डिपेंड करता है, थर्मल एक्सपेंशन पे डिपेंड करता है, और मैकेनिकल के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड करता है। एक दो ही रीजन नहीं है, बहुत सारे रीजंस होते हैं, ठीक है, बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन ये सब जो थे वो मेन रीजंस थे। जैसे आपका टेम्परेचर हो गया, वेरिएशन, टेम्परेचर वेरिएशन हो गया, डायमेंशन हो गया, कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन हो गया, और भी कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जिनकी वजह से इस तरह की चीजें होती हैं। और कुछ चीजें तो हमारे कंट्रोल में होती हैं, लेकिन कुछ चीजें हमारे भी कंट्रोल में नहीं होती हैं, ठीक है। अगला क्या है, अगला जैसे कि आप जानते हैं सन क्या है, सन जो है वो लाइट का एकमात्र सोर्स ऐसा है जो कि पूरी पृथ्वी को उजागर करता है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं जो सन रेज होता है, सन रेज से कुछ ऐसे हानिकारक उनके वजह से भी काफी ज्यादा दिक्कत होता है। जैसे आपने यूवी रेज का नाम सुना होगा, ठीक है, इंफ्रारेड का नाम सुना होगा। तो अगर इनसे इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में अगर कोई आ जाए तो फिलहाल तो उसकी जान चली जाएगी, इतने खतरनाक होते हैं, ठीक है। लेकिन ये सब क्या होता है, ये सब ओजोन लेयर को क्रॉस करते हुए आते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर को क्रॉस करते हुए आते हैं, जिसकी वजह से इनका इफेक्ट क्या होता है,
इफेक्ट इनका काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। लेकिन फिर भी ये इतने पावरफुल रहते हैं कि बिल्डिंग में के जो बाहर एक्सटीरियर पार्ट्स हैं, उनके पेंट्स, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी, उनकी हार्डन जो उसमें क्षमता है, उनका स्ट्रेंथ, उसको काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव करते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, अब क्या होता है, देखिए हमारे बिल्डिंग में बहुत सारे तरीके के कंट्रोल जॉइंट दिए जाते हैं, एक्सपेंशन जॉइंट दिए जाते हैं और स्लिप जॉइंट दिए जाते हैं। एक्सपेंशन जॉइंट क्या होता है, बहुत सारे जगह में हमको जहां डाउट होता है बिल्डिंग में कि हमारी बिल्डिंग यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ेगी या घटेगी, तो हम वहां पे क्या करते हैं, एक्सपेंशन जॉइंट दे देते हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट आपका आता है कंट्रोल जॉइंट। कंट्रोल जॉइंट से क्या होता है, जैसे बीम, कॉलम और स्लैब कुछ आके तीनों मिला हुआ है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे हम कंट्रोल जॉइंट दे देंगे। नेक्स्ट आता है स्लिप जॉइंट। तो हमको अपने बिल्डिंग में जो भी ज्वाइंट्स देनी चाहिए वो ये कोशिश करना चाहिए कि हम मोनोलिथिक ज्वाइंट दें। जैसे बीम, कॉलम और स्लैब एक जगह आके जुड़ जाओ तो तीनों के जो बार्स हैं वो एक ही जगह, तीनों बार्स को क्या करते हैं, मिक्स कर दें और एक ही जगह उनके बार्स को हम सेटल कर दें। ठीक है, हमको हमेशा इस चीज का ही कोशिश करना चाहिए। नहीं तो अगर हम क्या करेंगे, तीनों के ज्वाइंट्स अलग अलग देंगे और एक में ज्वाइंट्स नहीं रहेगा तो उस तरह से काफी ज्यादा दिक्कत आएगा। तो कोशिश हमको यही करना चाहिए कि मोनोलिथिक कास्टिंग करनी चाहिए ऐसे जगह। मोनोलिथिक कास्टिंग का सेंस क्या है, अगर 3-4 पार्ट एक जगह आके मिल रहे हैं तो उन सारी चीजों का एक साथ में हम ज्वाइंट करें। अब आप यहाँ पे आप देख सकते हैं किस दिया था, जिससे क्या था, ये एक्सपेंशन होने में दिक्कत था। अब देखिए ये लकड़ी लगाने की वजह से क्या हुआ, यहाँ देखिए बीच में क्रैक्स डेवलप हो गया, क्योंकि इसके लिए, इसके मूवमेंट के लिए कोई जगह ही नहीं मिला, तो ये बीच में ही डेवलप हो गया। ठीक है, तो यही सारी चीजें। आगे आता है देखिए इलास्टिक डिफॉर्मेशन। इलास्टिक डिफॉर्मेशन जैसे हमने आपको पहले बताया है, टेम्परेचर में क्या होता है, टेम्परेचर में चेंज होने के कारण जो भी मटेरियल्स के डायमेंशंस हैं उन डायमेंशंस में चेंज होता है। ठीक है, अगर ये चेंज कुछ इस प्रकार से हो कि वो वापस अपने शेप में आने के लायक रहें तो वो क्या होता है, वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। जैसे हम रबड़ का एग्जांपल करें तो रबड़ पे जब तक हम फोर्स लगाए रहते हैं तब तक वो पुल हुआ रहता है, और जैसे ही हम फोर्स को हटाते हैं वो अपने शेप में आ जाता है। तो ये क्या हो गया भाई, ये आपका इलास्टिक डिफॉर्मेशन हो गया। लेकिन अगर फोर्स इतना ज्यादा हो कि कोई भी चीज अपने शेप में ना आ पाए, अपने शेप से बाहर हो जाए, तो वो क्या हो जाता है, वो आपका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, अगला अगर हम बात करते हैं, जितने भी हमारे बिल्डिंग में स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं वो सारे के सारे लाइव लोड के कारण इलास्टिक डिफॉर्मेशन उनमें होता ही होता है। ठीक है ना, लाइव लोड या डेड लोड के कारण उनमें इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता ही होता है, जिसको हम रोक नहीं सकते हैं। तो ये भी एक रीजन होता है। अब अगला आता है, अगर कहीं पे लोड का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अनइवन है, मतलब लोड का डिस्ट्रीब्यूशन एक जगह नहीं है, वो चाहे नीचे का छत हो गया या ऊपर का छत हो गया या फिर किसी भी फ्लोर की बात हो गया, अगर वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक जैसा नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है लोड का, तो लोड डिस्ट्रीब्यूशन के कारण भी क्या होता है, स्ट्रेसेस में काफी ज्यादा वेरिएशन होते हैं। और इस तरह के केस में शियर स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होता है, शियर स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होता है, और बिल्डिंग में क्या होता है, टॉर्जनल स्ट्रेस भी प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से है और वो क्या होता है, बेकार हो जाता है। ठीक है, तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन भी क्या है, काफी ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब नेक्स्ट आता है क्रीप। देखिए क्रीप क्या होता है, क्रीप जैसे कि हमने आपको बताया, एक छोटा सा डिफॉर्मेशन कहीं पे हुआ है और धीरे धीरे वो बढ़ता चला गया और एक बहुत बड़े लेवल पे हो गया। तो क्रीप क्या है, जितने भी मटेरियल्स होते हैं, सॉलिड मटेरियल, उनकी एक टेंडेंसी होती है कि बहुत धीरे धीरे डिफॉर्म होते हैं और आगे चल के क्या होता है, एक बहुत बड़ा रूप ले लेते हैं। आप डिफिनेशन पढ़ सकते हैं, क्रीप इज द टेंडेंसी ऑफ ए सॉलिड मटेरियल टू मूव स्लोली और डिफॉर्म परमानेंटली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेसेस। बिल्डिंग में बहुत सारे प्रकार के स्ट्रेसेस लगते हैं, तो उनमें से एक स्ट्रेसेस आता है मैकेनिकल स्ट्रेसेस। तो मैकेनिकल स्ट्रेसेस लगने के कारण बिल्डिंग में क्या होता है, डिफॉर्मेशन जो होगा वो बहुत धीरे धीरे होगा, लेकिन आगे चल के वो क्या होता है, वो परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है और हमारे बिल्डिंग के किसी एक पार्ट को पूरी तरीके से डिफॉर्म कर देता है। ठीक है, अब जो क्रीप होता है, क्रीप काफी एक लंबा प्रोसेस होता है, बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस होता है, जिसमें हाई लेवल ऑफ स्ट्रेसेस की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और ये जो होती हैं, जितने भी सॉलिड मटेरियल्स होते हैं, जैसे हमारा जो मेटल है, एल्युमिनियम है, कास्ट आयरन है, इस तरह की जो चीजें हम यूज कर रहे हैं बिल्डिंग में, उनमें ये ज्यादातर देखने के लिए मिलता है। ठीक है,
अब देखिए बात आती है कि क्या क्या वो फैक्टर्स हैं जो क्रीप में होते हैं। जैसे क्या हो गया, एग्रीगेट के इन्फ्लुएंस हो गया, एग्रीगेट के कारण होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी के कारण होता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कल हमने आपको बताया था क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आता है साइज ऑफ मेंबर, कितने ज्यादा मेंबर्स हैं। अप्लाइड स्ट्रेसेस, कितने ज्यादा स्ट्रेसेस उस पर लग रहा है, मतलब वही कितना ज्यादा लोड उस स्ट्रक्चर पे आ रहा है। अब इसका इफेक्ट क्या होता है भैया, देखिए इफेक्ट जो बीम्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उनके जो सिलेंडर और क्लैडिंग होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो बकल हो जाते हैं। बस आप इतना जानिए, कॉलम क्या हो जाता है, कॉलम टूट जाता है, कॉलम में क्या आ जाता है, बकलिंग आ जाता है, ठीक है ना। बकलिंग ये सारी चीजें हमने आपको सोम में ऑलरेडी पढ़ाई हुई है, ठीक है। अब देखिए, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जब ये घर बना था, जब ये नीचे का सरफेस बना था, तो उस समय क्या था, जो हमारे स्लैब्स थे उनका विड्थ कुछ और था, लेकिन क्रैक्स होने के बाद विड्थ कुछ और हो गया है। आप यहाँ साइड में देख सकते हैं, जो कॉलम है, कॉलम क्या कर गया है, कॉलम पूरा टेढ़ा हो गया है, कॉलम यानी बकल कर गया है। भाई जब भी ओवरलोडिंग होगा तो जो मटेरियल ओवरलोडिंग जब भी बिल्डिंग में होगा तो जो हमारा कंपोनेंट है, कंपोनेंट में क्या होगा, स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होगा, और वो स्ट्रेसेस जब अपने मैक्सिमम स्ट्रेस पे आ जाएंगी तो वो क्या हो जाएंगी, वो कॉलम को बकल करवा देंगी। नेक्स्ट आता है आपका केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। जैसे कि हमने आपको बताया, बिल्डिंग में क्या होता है, बहुत सारे तरह के केमिकल्स रिएक्शन होते हैं। और ये केमिकल रिएक्शंस क्यों होते हैं, जैसे आप जानते हैं सीमेंट है, सीमेंट में बहुत सारी तरह की चीजें मिली रहती हैं, तो उसके वजह से कभी कभी बिल्डिंग में क्या होता है, सल्फेट अटैक हो जाता है। सीमेंट प्रोडक्ट जो होते हैं वो क्या होता है, उनमें सल्फेट की मात्रा होती है, तो सल्फेट अटैक हो जाता है, ठीक है। कार्बोनाइजेशन ऑफ रिइंफोर्समेंट एंड ब्रिक वर्क हो जाता है, ठीक है। क्या अगला क्या आ जाता है, अल्की एग्रीगेट रिएक्शन। जो हमारे बेस होते हैं, बेस मटेरियल जो मौजूद होते हैं हमारे सीमेंट में, उसकी वजह से एग्रीगेट का अल्की से रिएक्शन हो जाता है। कार्बनाइजेशन ऑफ रिइंफोर्समेंट हो जाता है। जो हमारे रिइंफोर्समेंट है या बार हैं वो क्या हो जाते हैं, उनमें कार्बनाइजेशन हो जाता है। वो उनमें क्या होता है, ऑक्सीजन की वजह से क्या हो जाता है, उनमें एक पपड़ी बन जाती है और रस्टिंग हो जाती है, ठीक है ना। वो आपका दाग पड़ जाता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो सल्फेट अटैक होता है, जो ऊपर से सरफेस को खराब कर देता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे बहुत सारा एग्जाम्पल देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे फिगर नंबर 1 की बात करें तो फिगर नंबर 1 में आप क्या देख रहे हैं, कितनी मोटी ये वॉल है जिसमें हमने बार्स का भी प्रयोग किया है, लेकिन सल्फेट अटैक के कारण क्या हो गया, ये पूरा का पूरा सरफेस खराब हो गया है, जिसकी वजह से हमको क्या है, हमको उस सरफेस को निकालना पड़ा है। और आप फिर यहाँ दूसरा ब्रिज का एग्जाम्पल देख सकते हैं, जो ब्रिज में आपका क्या बना रहता है, साइड में जो आपका रिटेनिंग वॉल टाइप का बना रहता है सपोर्ट देने के लिए, वहां पे कितनी ज्यादा दिक्कतें आ गई हैं। अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में खास करके दिक्कत सल्फेट अटैक का प्रॉब्लम आता है। यहाँ आप ब्रिज का ये नीचे वाला पार्ट देख सकते हैं, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आ गई है। तो इस तरह की छोटी छोटी दिक्कतें जो है वो बिल्डिंग में आती हैं, लेकिन ये बाद में चल के बहुत ज्यादा बड़ा रूप ले लेती हैं, ठीक है ना। अब देखिए फाउंडेशन सेटलमेंट के बारे में है। तो हमने आपको बताया है कि सॉइल्स में अगर हम कोई स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं तो सबसे पहले हम सॉइल की अच्छी तरीके से जांच कर लें, उसकी बियरिंग कैपेसिटी फाउंड कर लें। उसकी बियरिंग कैपेसिटी को फाउंड करने के बाद ही हम जितना उस पर बियरिंग कैपेसिटी का स्ट्रक्चर लगाना है हम वो लगाएं, ठीक है। अगर बियरिंग कैपेसिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा तो क्या होगा, लाजमी है इस तरह की चीजें होना, ठीक है। ऐसा भी ना हो कि बहुत ज्यादा बियरिंग कैपेसिटी की चीज हम लगा दें या बहुत कम बियरिंग कैपेसिटी की लगा देंगे तो ठीक है, चल जाएगा। फैक्टर ऑफ सेफ्टी एक आता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब भी हम अपनी बिल्डिंग्स को बनाएं तो ये हम सोच के चले, अगर हमको 1.5 का फैक्टर ऑफ सेफ्टी देना है तो बिल्कुल हम उसको ये श्योर कर लें कि वो 1.5 का ही फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो, उससे कम बिल्कुल ना हो, क्योंकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर कम होगा तो भी कई प्रकार की दिक्कतें आएंगी, ठीक है। सॉइल में वेरिएशन के कारण भी क्या होता है, हमारा जो फाउंडेशन का डिजाइन होता है वो कभी कभी फेल हो जाता है। तो हमको इन सारी चीजों का भी ध्यान अच्छे से रखना चाहिए कि फाउंडेशन जब हम बना रहे हो
तो वो बिल्कुल प्रॉपर डिजाइन से बने। अगर उसमें पाइलिंग दी जा रही है तो पाइल का डिजाइन भी अच्छे तरीके से हो। वेल फाउंडेशन दिया जा रहा है कि उसमें राफ्ट फाउंडेशन दिया जा रहा है या मैट फाउंडेशन दिया जा रहा है। राफ्ट और मैट एक ही फाउंडेशन होता है, ठीक है। तो हमको ये देख लेना है कि हम कहाँ पे अपना जगह बना रहे हैं, किस जगह बना रहे हैं और कैसे सॉयल की हमारी आवश्यकता होगी। उसी तरह के सॉयल की आवश्यकता जैसे है उस तरह का हम स्ट्रक्चर वहां पे दें, ठीक है। तो इस चीज को आप पहले से एश्योर कर लें। ये 1 सेकंड, ये पीपीटी ऊपर नीचे हो जा रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ पे इस फिगर में आप देख सकते हैं, इस फिगर में देख सकते हैं, अगर राइट हैंड साइड के फिगर में आप देख रहे हैं तो क्या है, फाउंडेशन सेटलमेंट की वजह से जो यहाँ के वॉल्स हैं साइड के दोनों, उनमें इतने ज्यादा क्रैक्स आ गए हैं, ठीक है। अब आप ऊपर वाला फिगर देख सकते हैं। हालांकि ये जो बिल्डिंग है वो हिल पे बनाया गया है, तो हिल पे बनाते समय क्या है, जो हमारे उसमें हमको कटिंग और फिलिंग बहुत ज्यादा करना पड़ता है। अगर हिल में हम कोई चीज बना रहे हैं तो उनमें क्या है, हमको कटिंग और फिलिंग बहुत ज्यादा करना पड़ता है। और बरसात के सीजन्स में क्या होता है, बिल्डिंग बन जाने के बाद बरसात में आप देख सकते हैं ऊपर क्या है, ऊपर स्टीप स्लोप है, बिल्कुल स्टीप स्लोप है। तो जो भी बरसात का पानी है वो हमारा वहां से होता हुआ बिल्डिंग के नीचे फाउंडेशन में क्या हो जा रहा है, रन ऑफ हो जा रहा है, जिसकी वजह से जो सॉयल है वो लूज हो जा रहा है, सॉयल सैचुरेट हो जा रहा है, जिसकी वजह से सॉयल सेटल डाउन हो गए हैं। और जैसे ही सॉयल सेटल डाउन होगा, जिसकी वजह से वहां पे सेटलमेंट हो जाएगा। नीचे वाले फिगर में भी आप देख सकते हैं क्या किया गया है। नीचे वाले फिगर में क्या है, नीचे वाले फिगर में है जो हमारा फाउंडेशन है, वो फाउंडेशन सेटल होने की वजह से क्या है, बिल्डिंग के कितने सारे कंपोनेंट जो है वो साइड से टूट के गिर गए हैं, ठीक है। ये तो पीडीएफ ही ऊपर नीचे चला जा रहा है, हाँ ठीक है। नेक्स्ट हमने आपको क्या बताया था, ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन बताया था। ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन में क्या था, जैसे ट्रीज जो होते हैं वो किसी न किसी तरीके से मॉइस्चर के कारण आपके वॉल्स में या फिर जो नीचे प्लिंथ का लेवल होता है वहां पे क्या हो जाते हैं, वहां पे वो उग जाते हैं। और उनके उगने के कारण क्या होता है, बहुत सारे प्रकार के दिक्कत आते हैं और बाद में वो चल के क्रैक्स का रूप ले लेते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ रूट साइड में या वॉल साइड में क्या है, पेड़ पौधे निकल गए हैं, जिनकी वजह से क्या है, काफी ज्यादा तरीके की दिक्कतें हो गई हैं, ठीक है। और ये जो है ये क्या है, ये बाद में चल के आपके वॉल्स को पूरी तरीके से डैमेज कर देते हैं, ठीक है। तो बस आज के लेक्चर में अब इतना ही देखेंगे, आज के लेक्चर में इतना ही देखते हैं, ठीक है। ये कुछ जनरल मेजर्स दे दिए हैं कि क्रैक्स को कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं वेजिटेशन से। तो इन सारी चीजों को हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। होप आप लोग को अच्छा लगा होगा आज का लेक्चर, ठीक है। आज का वीडियो लेक्चर काफी अच्छा लगा होगा, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, फिर कल वाले लेक्चर में मिलते हैं। फिर जहां से ये हमारा पार्ट रह गया था हम आपको अबंडेंस रीजन और ये सारी चीजें बताएंगे, जो ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन